आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर कारोबार के दौरान 55 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 186 रुपए पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर कारोबार के दौरान 55 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 186 रुपए पर पहुंच गया है। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, IMF से मुज़ाकरात के बावजूद डॉलर की कदर में इजाफे की वजह क्या है आखिर? जी, अगर देखा जाए रुपये की कदर में जो बेहतरी देखी जाएगी, अब एक बार फिर जो रुपया जो कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर जो 55 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये की सतह पर पहुंच गया। माशी मैगजीन का कहना है कि रुपये की कदर बेहतरी के बाद जो कमी हुई है वो ये है कि सियासी बेयकीनी खत्म होने के बाद रुपये का दबाव कम होता दिखाई दिया गया था। लेकिन दरामदी बिल जो है अब भी बहुत ज्यादा है। दरामदी अशिया अभी भी महंगी, जिसकी वजह से दरामदी बिल का दबाव है और जिससे रुपया एक बार फिर दबाव का शिकार हो गया। साथ ही मईशत का हिसाब से गैर मुल्की कर्जे की मंजूरी पर है, वो कब तक मंजूर होते, क्योंकि आपके घर मुबादले के जखायर तकरीबन 11 अरब डॉलर से नीचे आ गए और जब तक IMF और दीगर मालियाती इदारे से आपको बड़े फंड नहीं मिलते तो रुपये की कदर मजीद जस्ती होना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। कराची वालों को ईद पर चावल और खीर बनाना पड़ेगा महंगा। मुनाफाखोरों ने मीठी ईद से कबल चावल की कीमत 20 रुपए बढ़ा दी है। दालें भी 3 से 5 रुपए तक महंगी कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि ईद की आमद है और ईद की आमद से कबल ही हम देख रहे हैं कि बेशतर जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। दालों की कीमतों में बताया जा रहा है कि 3 रुपये से लेकर 5 रुपये तक का इजाफा हुआ है। मूंग की दाल, माश की दाल और इसके साथ साथ चने की दाल जो है वो महंगी हुई है होलसेल की सतह पर भी, और इसका इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं वो रिटेल की सतह पर भी मुख्तलिफ इलाकों में जो दालों की कीमतें हैं उस पर पड़ा है। ताहम इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चावलों की कीमतों में भी जो है तकरीबन 20 रुपये तक का इजाफा हुआ है, क्योंकि ईद में जो है वो चावलों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो ईद से कबल ही हम देख रहे हैं कि 20 रुपये तक चावल महंगा हो गया है। सिलर चावल जो है कि वो 20 रुपये महंगा हो गया, 190 रुपये पहुँच गया, और इसी तरीके से सुपर कर्नल चावल जो है 20 रुपये महंगा हो गया, 200 रुपये और कहीं कहीं पर जो है वो 220 रुपये तक पहुंच गया। और इसी तरीके से बात करें पूनिया चावल, वो भी जो है वो 130 रुपये तक पे आ गया 20 रुपये महंगा होने के बाद, और टोटा चावल जो है वो भी 100 रुपये पे पहुंच गया है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि चावल महंगा होने की बुनियादी वजूहात क्या हैं। इस वक्त तो आपको पता है कि ईद उल फितर की आमद है, तो ये ऐसे हर साल होता है कि जब ईद करीब आती है तो चावलों की मांग में इजाफा हो जाता है और उसके साथ साथ जो है इनकी कीमतें भी बढ़ा दी जाती हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसकी शॉर्टेज हो रही हो या कोई मतलब किसी चीज़ की कमी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ईद आ रही है, ईद में इसकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है, जिसका बड़े व्यापारी जो है माशाल्लाह से फ़ायदा उठाते हैं और आम आदमी को जो है वो 10 से 20 रुपए किलो पे इजाफी अदा करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, ये दुकानदार जिनका बताना ये है कि बुनियादी तौर पर चावल की जो है वो सप्लाई भी नॉर्मल है, और इनका ये कहना है कि तलब भी बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई की कमी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो मुनाफाखोर ताजिर है वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत शुक्रिया वसीम। कराची चैम्बर के सीनियर नायब सदर अब्दुल रहमान का कहना है कि रुपये की कदर में तेजी से कमी की वजह से हर अशिया की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। महंगाई की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद कम और रिटेलर्स की फरोख्त भी मुतासर हो रही है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अहम फैसले करना होंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, देखा जाए ईद बिल्कुल करीब है और लोग जो है शॉपिंग पे भी जा रहे हैं, लेकिन कुव्वत खरीद आवाम की इंतहाई कम हो गई। हर चीज़ की अशिया आसमान पे पहुंची हुई है। यहाँ पे कराची चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या सूरत हाल देख रहे हैं। डॉलर तो रुक नहीं रहा है, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि जो डॉलर की पाकिस्तानी रुपये की डिवैल्यूएशन हो रही है, उसकी वजह से अब तमाम चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल जो प्राइसेस है उनसे हमें मैच करना होता है। तो इस वक्त इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से महंगाई भी इंतहा बढ़ गई है। एडिबल ऑयल उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह पे हम अगर ज़राअत की बात करते हैं तो उसके अंदर यूरिया की प्राइस बढ़ गई, तो उसका इम्पैक्ट आम ज़िंदगी पे आता है। आटा महंगा होता है, चीनी महंगा होती है, लोगों की इनकम महदूद है, वो बढ़ नहीं रही है, अखराजात बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों की जो ख़रीदारी की कुव्वत है उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है और हर्ट हो रहा है। तो जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो तारिक रोड के हो गए, सदर के हो गए, नाज़माबाद के हो गए, मलीर के हो गए, ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में हो गए, शॉपकीपर्स हमारे रिटेल बिजनेस कीपर, वो काफ़ी परेशान है। वो कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में उनकी सेल्स इस साल काफ़ी निस्बतन कम है।
तो सर अगर हम देखा जाए तो इसके लिए गवर्नमेंट जो इकदाम करी, क्योंकि डॉलर अभी भी 186-87 पे चल रहा है, वो अभी भी बुलंद तरीन सतह पे कहेंगे, तो उसके असरात आप जो देख रहे हैं, क्योंकि बिजली भी महंगी हो रही है, गैस भी महंगी हो रही है, उन सब की वजह से, तो इसके लिए आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? क्योंकि ईद एक त्यौहार है, उस पर भी कीमतें बहुत महंगी हो गई। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं गवर्नमेंट ने 25,000 रुपये मिनिमम तनख्वाह का जो कर रहे हैं, मैं अपील करूँगा जो हमारे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल करें और इस ईद के ऊपर जो है वो उनको बोनसेस दें और तनख्वाहें बढ़ाएं ताकि वो अपने घर वालों के साथ अच्छी ईद मना सकें। जी, जैसे कि आपने सुना, कंसर्न कराची चैम्बर की जानिब से भी आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम की कुव्वत ख़रीद भी कम हो गई है, और साथ में जो इक़दाम करने होंगे उसके साथ साथ ये भी अपील की है बिज़नेस कम्युनिटी से भी, जो उनके साथ लोग जो काम करते हैं उनकी ईद पे बोनस भी दें और उसके साथ साथ उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाएं, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। उस पर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ईद से कबल कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है और सरमायाकार मोहताद हैं। हुकूमत ने टी बिल्स की कट ऑफ यील्ड में 129 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफा कर दिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 777 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई है, जिससे इंडेक्स 45,000 की नफसियाती से नीचे आ गया है। 100 इंडेक्स 1.71% कमी से 44,756 की सतह तक गिर गया। माहिरीन का कहना है कि ट्रेजरी बिल्स की कट ऑफ यील्ड में इजाफे पर सरमायाकार मोहताद हैं। हुकूमत ने टी बिल्स की कट ऑफ यील्ड में 129 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफा कर दिया। माहिरीन के मुताबिक टी बिल्स कट ऑफ यील्ड में इजाफे पर शरह सूद में मजीद इजाफे के खदशात पैदा हो गए हैं। कराची वाले होशियार हो जाएं, आज पारा 36 डिग्री तक जाएगा। शिद्दत 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं कराची में आज पारा 36 डिग्री तक जाएगा। शिद्दत 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है और हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका कि इलेक्ट्रिक के दावों के बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। करंगी सेक्टर 13, 33 और 55 में अब तक सूरत हाल का सामना है। लियारी, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन में भी बिजली की आंख मचौली का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि सहरो अफ्तार में भी बिजली बंद कर दी जाती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली बंदिश के दौरानिये में कमी की गई है। हाई लॉस इलाकों में लोड शेडिंग का दबाव है। आगे बढ़े आपको बताएं, MQM और जमात इस्लामी की बल्दियाती निज़ाम को बाख्तियार बनाने की दरख्वास्त पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। जवाब जमा न कराने पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ये मामला है। MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से दायर दरखास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी की दरखास्तों की समाअत की है। दौरान समाअत असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने एक बार फिर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी और नाराज़गी करते हुए रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर लगता है कि सिंध हुकूमत जानबूझकर तारीखी हरबे इस्तेमाल कर रही है। गुज़िश्ता समाअत पर भी सिंध हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने आखिरी मोहलत तलब की थी और कहा था कि आइंदा समाअत पर बहर सूरत जवाब जमा करा दिया जाएगा, लेकिन आज भी सिंध हुकूमत का जो नुमाइंदा है वो जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर रहा है। अदालत ने कहा कि हम इस केस की समाअत को मुलतवी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये तनबीह कर रहे हैं कि आइंदा समाअत पर सिंध हुकूमत ने अगर जवाब जमा ना कराए तो अदालत के अंदर जो मौजूद रिकॉर्ड है उसके मुताबिक अदालत केस को सुनकर फैसला जारी कर देगी। इससे पहले MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से दायर दरखास्तों में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया एक जजमेंट अनाउंस किया है जिसके मुताबिक मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने का हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि वो माजी में वो इदारे जो कभी मकामी हुकूमतों के पास हुआ करते थे और फिर सूबाई और वफाकी हुकूमतों में चले गए हैं, वो तमाम के तमाम जो इदारे हैं वो मकामी हुकूमतों को सपुर्द किए जाएँ ताकि मकामी जो हुकूमतें हैं उनको बाख्तियार बनाया जा सके। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया जाए और जो नए इंतखाबात हैं उसमें बाख्तियार मकामी हुकूमतों का क़याम यकीनी बनाने के हवाले से सिंध हुकूमत को बहुत शुक्रिया बिलाल। आपको बताएं, शेरशाह पुल गिरने के 15 बरस बाद दर्ज दूसरा मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है।
अदालत ने FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्रीकैन से 6 मई तक जवाब तलब कर लिया है। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, मुकदमा क्या था और दरखास्त में क्या कहा गया है? जी देखिए, 6 अगस्त 2007 को शेरशाह फ्लाईओवर का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया था, जिसका एक मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन अब 15 साल बीत जाने के बाद दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर मुलजिमान ने FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल कराची की जानिब से दर्ज किया गया दूसरे मुकदमे को चैलेंज कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में अदालत ने FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 मई तक जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत महमूद आलम रिजवी अदालत में पेश हुए। उनका ये कहना था कि एक मुकदमा दर्ज किया गया था 6 अगस्त 2007 के इस वाक़े के खिलाफ, और अब ये दूसरी जो कार्रवाई की गई है FIA की जानिब से, उनका ये कहना है कि एक ही वाक़े में 2 FIRs को दर्ज नहीं किया जा सकता, और ये जो FIA की जानिब से अब जो इतने बरस के बाद जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये गैर कानूनी अमल है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रवां साल जनवरी से मार्च की समाही तक 4 बैंकों पर मजमूई तौर पर 10 करोड़ 90 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। स्टेट बैंक ने 4 बैंकों को रेगुलेटरी हिदायत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी कर दी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, किस बैंक पर कितना जुर्माना आयद किया गया है? यहाँ पे जनवरी 2022 से मार्च 2022 की तिमाही में 4 बैंकों पर कवानीन की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माने आयद किए गए। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे भारी जुर्माना अलबरका बैंक लिमिटेड पर कवानीन की खिलाफवर्जी पर 4 करोड़ 9 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। अलबरका बैंक पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, CST और फॉरेक्स और जनरल बैंकिंग ऑपरेशन की खिलाफवर्जी को जुर्माना किया गया। अस्करी बैंक लिमिटेड को सार्वजनिक की मालूमात न रखने और एसेट मैनेजमेंट जनरल बैंकिंग ऑपरेशन की खिलाफवर्जी पर 3 करोड़ 85 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर खिलाफवर्जी जो की गई है, उसमें तो 1 करोड़ 92 लाख 70 हजार का जुर्माना किया गया। साथ ही यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो लिमिटेड है, उसको 1 करोड़ 2 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर रेगुलेटरी हिदायत की खिलाफवर्जी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की खिलाफवर्जी पर एक्शन लिया गया है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। ईद उल फितर करीब आते ही कराची से मुसाफिरों की बड़ी तादाद अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने अंदरूने मुल्क रवाना होती है। कराची कैंट स्टेशन से भी मुसाफिरों की रवानगी का सिलसिला जारी है। मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अब चूँकि ईद उल फितर की आमद में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और देखने में आ रहा है कि कराची कैंट स्टेशन से मुसाफिर जो हैं वो अंदरूने मुल्क रवाना हो रहे हैं। चूँकि कहा यह जाता है कि ईद मनाने का मज़ा तो डेफिनेटली अपनों के साथ ही होता है, और इस मज़े को दोबारा करने के लिए कराची से जो मुसाफिर हैं वो रवाना हो रहे हैं। आज सुबह पहली ट्रेन जो है वो रहमान बाबा एक्सप्रेस रवाना हुई थी, तहम दोपहर 1 बजे जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस यहाँ से मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। और महकमा रेलवे की जानिब से ये कहा गया है कि ईद स्पेशल 2 ट्रेनें जो हैं वो इस सिलसिले में चलाई जाएंगी, ताकि जो मुसाफिर बुकिंग से रह गए थे, जिन मुसाफिरों की बुकिंग नहीं हो सकी थी इन ट्रेनों में जो कि मामूल के मुताबिक रोज़ाना रवाना होती हैं, उन ट्रेनों में ना होने के बायस ये हुआ था कि 2 स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई हैं। कल पहली ट्रेन यहाँ से कराची सिटी स्टेशन से रवाना होगी तकरीबन 2:30 बजे के वक्त, और फिर वो जाएगी कराची से पेशावर तक। पेशावर तक तकरीबन पहुँचने में उसको रात के 11 बज जाएंगे, अगले दिन 11 बजे पहुँचेगी। और 30 तारीख को जो दूसरी ट्रेन है वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी, जो कि लाहौर जाएगी, और वो अगले दिन तकरीबन दोपहर 3 बजे के लगभग लाहौर स्टेशन पहुंचेगी। अभी भी मुसाफिरों की रवानगी का सिलसिला जारी है। ताहम महकमा रेलवे की जानिब से एक और बात भी सामने आई है कि इस दफ़ा जिस तरह कल हमने आगाह किया था कि दीगर ट्रांसपोर्ट में भी मुसाफिरों की तादाद कम देखने को मिल रही है, तो कराची से रवाना होने वाले मुसाफिरों की तादाद भी इस साल गुज़िश्ता सालों के बरक्स खासी कम देखने को मिल रही है। अलबत्ता रश जो है वो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, टिकट काउंटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन अब वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि महंगाई ने बहुत बुरे तरीके से शहरियों को मुतासिर किया है, और वो लोग जो कि अपनों में ईद मनाना चाहते हैं वो भी इस चीज़ से खासे मुतासिर। बहुत शुक्रिया।